नाज़रीन आदाब, मैं खालिद शहबाज गवाह न्यूज़ के खुसूसी इंटरव्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जैसा कि आप जानते हैं, हम डीप डाइव करते हैं कम्युनिटी इश्यूज़ में, सॉल्यूशंस को तलाश करने की कोशिश करते हैं, ऐसी शख्सियत को बुलाते हैं जो हमें इन प्रॉब्लम्स का हल बता सके। और इस ज़मन में इसी सिलसिले की एक कड़ी में हमारे साथ आज मौजूद हैं जनाब मुश्तबा हसन अस्करी, जो फाउंडर है हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन के, एक NGO जो तकरीबन 18 साल से बेलौस खिदमत अंजाम दे रहा है। हेल्थ केयर का जो पूरा डायनेमिक्स है उसे चेंज करने की कोशिश कर रहा है। गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसके बीच में ब्रिज बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि आवाम के पैसे बच सके और एक लॉन्ग टर्म एक सस्टेनेबल चेंज कम्युनिटी में आ सके। हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन ने रिसेंटली एक सर्वे भी किया जिसके बहुत ज्यादा सर्च है। इसी जमीन में हम आज इनसे बात करेंगे। जनाब मुश्तबा अस्करी साहब, आपका बहुत बहुत खैर। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि रिसेंट सिचुएशन एनालिसिस जो आपके NGO ने किया, हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन ने, ये क्या है और व्हाट वाज द मोटिवेशन बिहाइंड डूइंग दैट सर्वे? पहली चीज़ तो यह है कि सर्वेज हम तकरीबन 8 साल से कर रहे हैं और ख़ास तौर पे रमज़ान से पहले सर्वेज का हमारा मकसद ये है कि ग्राउंड रियलिटीज़ जो है, ख़ास तौर पे मुस्लिम माइनॉरिटी के क्या हालात है, सोशो इकनॉमिक कंडीशंस, हेल्थ, कल्चरल कंडीशंस वगैरह पे हम एक जायज़ा लेते हैं हर साल। द होल आइडिया इज़ दैट वी वांट टू टेक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन। और क्योंकि हम खैर का काम करते हैं, सोशल सेक्टर में 18 साल से काम कर रहे हैं, हम वी ट्राई टू फाइंड सोल्यूशंस अराउंड दैट। ऐसा नहीं है कि खाली सर्वे करके छोड़ दिए, बट हम सोल्यूशंस निकालने की कोशिश करते हैं। और हमारे साथ जो डोनर्स जुड़े हुए हैं या हमारे जो वेल विशर्स जुड़े हुए हैं, ख़ास तौर पे वो तबका जो हैदराबाद से इंटरेस्ट रखता है, उनके लिए एक पर्सपेक्टिव, एक इनसाइट ग्राउंड रियलिटीज़ पर क्या हालात है। तो इस साल हमने कोई सर्वे नहीं की, बट एक सिचुएशन एनालिसिस, एक रैंडम कम्युनिटी का एक एनालिसिस किए और उसको हम हमारे डोनर्स के साथ शेयर किए। अक्सर जो प्रॉब्लम्स देखने में आते हैं कम्युनिटी के, किसी भी कम्युनिटी के रोटी कपड़ा मकान होता है, तो आपका जो सर्वे एनालिसिस है उसमें की स्नैपशॉट्स क्या हो सकते हैं जो मुस्लिम चैलेंजेस है, मुस्लिम कम्युनिटी के जो प्रॉब्लम्स है? करेक्ट। जैसा आप जानते हैं कि रिसेंटली तेलंगाना गवर्नमेंट की सर्वे हुई, कास्ट सर्वे हुई, जिसमें तकरीबन मुस्लिम माइनॉरिटी पॉपुलेशन कुछ 45 लाख के करीब बताए। तो हमारा मानना ये है कि हैदराबाद का पॉपुलेशन मुसलमानों का कुछ 30 to 35% के बीच में है और हम उसके जो बॉटम ऑफ द पिरामिड जो 70% है उसका जायज़ा, वी आर इंटरेस्टेड इन दैट सेगमेंट, एब्सोल्युटली बिलो द पिरामिड जो है, और इन अदर वर्ड्स हुज इनकम्स आर प्रॉब्ली लेस देन 15,000 अ मंथ, तो उसका जायज़ा लिए। तो पहली चीज़ तो ये कि एक कॉमन जो प्रोफाइल है ऑफ द कम्युनिटी, इफ़ यू लुक एट द फैमिली लेवल, पहली चीज़ तो ये है कि सिंगल अर्निंग मेंबर्स अपने कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा है। मल्टीपल डिपेंडेंट सिंगल अर्निंग मेंबर, ड्यूल इनकम हाउस होल्ड्स कम है बहुत। ड्यूल इनकम में मियाँ बीवी, ख़ास तौर पे यंग कपल्स जो हम देखते हैं कि बाहर के स्टेट्स में, बिहार, आसाम, UP वगैरह से जो आके माइग्रेट होकर काम करते हैं, मियाँ बीवी दोनों कमाते हैं। ये कॉन्सेप्ट हैदराबाद में नहीं है। थर्ड पॉइंट ये है कि माइग्रेशन नहीं होता है। हैदराबादीज डोंट माइग्रेट मच, तो उससे माइग्रेशन नहीं करने से मेन स्ट्रीम इंटीग्रेशन नहीं है ज़्यादातर। तो ये एक फैमिली लेवल पे इश्यूज़ है। और इफ़ यू लुक एट मैन एंड वुमेन सेपरेटली इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी और इनकम, देखने में ये आता है कि मेन मोस्टली आर डूइंग लो इनकम जॉब्स इन द कम्युनिटी। ऑटो रिक्शा वाले हैं, प्लम्बर्स, अनस्किल्ड लेबर जो है, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस, कारपेंटर्स, होटलों में काम कर रहे हैं, फंक्शन हॉल में, सेल्समैन, इस तरीके की प्रोफाइल है। और ये बार हम ये चीज़ नोटिस करें कि इनकम जनरेशन एक्टिविटी इन द हाउस होल्ड इज़ फॉलिंग। मतलब कि काम करने वाले जो ब्रेड अर्नर्स है वो काफ़ी तादाद में ड्रॉप हो रही है, कम हो रहे हैं। और ऑन द वुमेन साइड व्हाट वी हैव सीन, ये सर्वे भी किए हम इस साल में, तकरीबन 39 to 40% वुमेन आर नॉट वर्किंग इन द मुस्लिम कम्युनिटी इन दिस सेगमेंट। और जहाँ मर्द हजरात काम नहीं कर रहे हैं, बीमार है, वहाँ वो घर में औरत, ऑलमोस्ट 90% औरत जाके कमा के घर करी। तो एक पॉजिटिव ट्रेंड ये है कि औरतें आगे आके काम कर रही है कम्युनिटी में। एंड वन मोर थिंग इन दिस इज़ दैट वी आर सीइंग गिग वर्कर इकोनॉमी जो है, जैसा आप जानते हैं कि वहाँ अपना रिप्रेजेंटेशन इज़ क्वाइट एनकरेजिंग एंड देयर इज लॉट ऑफ स्कोप देयर। जी, तो ये जो आप हालात बता रहे हैं, सिंगल ब्रेड
earner of the family. इसके क्या implications on the families of the people who have studied? See, इसमें immediate implication क्या होता है कि one earning member, multiple dependents. Now, if the earning member for some reason falls sick, और ये बहुत common trend हो गया है कि I'm sure we'll talk about this later, but घर के कमाने वाले क्रॉनिक बीमारी से जो मुतासर हो रहे हैं कि स्पेशली लाइक डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, कैंसर, किडनी फेलियर, तो घर का पूरा नक्शा विद इन अ सिंगल मोमेंट इट कम्स टू अ स्टैंड स्टिल. तो ये बहुत बड़ा इकोनॉमिकल इम्पैक्ट है ऑन फैमिलीज. हेल्पिंग हैंड तो एक काफ़ी अरसे से जो है हेल्थ केयर में काम कर रहा है और ये वर्क वेरी क्लोजली विद द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स. और ये जो तबके की आप बात कर रहे हैं, लोअर मिडिल क्लास, तो what is the reason behind this worrying trend, can we say? Yeah, that's right. देखिए, इसमें ये लाइफस्टाइल डिजीज़ बोलते हैं इसको मोस्टली. नाउ लाइफस्टाइल डिजीज़ आर प्राइमरली टू डू विद लाइफस्टाइल्स. तो इसमें एक चीज़ क्या है कि आपने कम्युनिटी में जो लाइफस्टाइल आमतौर पर देख रहे हैं कि नॉक्टर्नल, रात में जगना, इरेगुलर फूड हैबिट्स, ईटिंग लॉट ऑफ जंक फूड आउटसाइड, होटल फूड आउटसाइड, सेडेंट्री लाइफ इज़ अ बिग फैक्टर. और इसमें क्या है, ओबिसिटी बढ़ती. ओबिसिटी इज़ द रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम्स एंड दिस इज हैपनिंग टू यंग पीपल. द मोस्ट वरिंग ट्रेंड इज दैट वी आर सीइंग यंग पीपल, यंग इन द सेंस 25, 30, 35 ईयर्स, जो कमाने की पीक एज, वहाँ ही उन्होंने आके बीमारी में मुतासर हो रहे हैं. और बड़े फैमिलीज है, 3, 4, 5 बच्चे. एंड वन मोर थिंग वेरी डिस्टर्बिंग विच वी आर सीइंग इज दैट यंग विडोज, बिकॉज आप कैंसर की बीमारी है, आप ट्रीटमेंट आपका नहीं हुआ, यू नो, एट सम पॉइंट यू सकम, यू लीव बिहाइंड अ यंग विडो एंड अ फैमिली, वो वेरी वनरेबल, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है. तो ये ट्रेंड दिखने में आ रहा है. जाहिर है कि फाइनेंशियल बर्डन हेल्थ केयर का बहुत ज़्यादा है इन फैमिलीज पे. तो व्हाट इज द वर्क अराउंड, हाउ कैन वी सॉल्व दिस? क्योंकि पर्टिकुलरली इस वक्त क्योंकि आप कोशिश कर रहे हैं अपने एनजीओ के थ्रू गवर्नमेंट और पब्लिक को हेल्थ केयर बेनिफिट्स दिलाने की, तो आपकी नज़र में क्या? Before we go to health, there are two very important things. एक एजुकेशन है बच्चों का, दूसरी सेहत है. ये दोनों चीज़ों में एक फैमिली, ये जो अपन डिस्कस कर रहे हैं ये सेगमेंट में, दे स्पेंड लॉट ऑफ मनी, और ये रोज़ से कमाने वालों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है ना. अगर कोई इसमें एडवर्स इवेंट हुआ, हेल्थ का इवेंट हुआ, तो वो पैसे लाएंगे कहाँ से? बोरो करते पैसे. तो कर्जा में लाने से क्या है, वो एक विशियस साइकिल में आते, इंटरेस्ट में आते, और वो एक विशियस साइकिल में आते. सो व्हाट दे नीड इज स्टेबिलिटी, कि विद गुड हेल्थ विल कम व्हेन दे हैव एक्सेस टू फ्री हेल्थ केयर, पब्लिक हेल्थ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, प्राइमरी सेंटर्स, वहाँ से उनको अच्छा इलाज हो, एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल. सिमिलरली एजुकेशन ऑल्सो, दे नीड गुड पब्लिक एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन, गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट कॉलेजेस. ये क्या दो चीज़ें अगर इनको मिले तो दिस स्टेबिलिटी, दे विल नॉट बोरो, दे विल सेव मनी एंड इट विल प्रिवेंट देम फ्रॉम फाइनेंशियल शॉक्स, और इनकी हालत इंप्रूव होने का एक चांस रहता है. गवर्नमेंट स्कूल्स की बात की अभी, तो तेलंगाना में तो काफ़ी रेजिडेंशियल स्कूल्स है गवर्नमेंट के, एंड प्राइवेट स्कूल्स भी बहुत ज़्यादा है. तो व्हाट डू यू थिंक इज द मेजर कंसर्न के कहाँ पर हम लैग बिहाइंड कर रहे हैं, तो वजह से प्रॉब्लम? See, the problem is in the, see, if you look at the primary education sector, right, वहाँ काफ़ी अभी government has announced, तेलंगाना एजुकेशन कमीशन बना है, they promise that they will, you know, invest money, but that is still to come. गवर्नमेंट स्कूल्स जो है, स्पेशली प्राइमरी टू हायर स्कूल्स, वहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ नॉट गुड, एडुकेट क्लासरूम्स नहीं है, टॉयलेट्स नहीं है, टीचिंग स्टाफ नहीं है. तो यहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. अगर ये स्कूल्स अगर प्राइवेट स्कूल्स के लेवल पर आके अगर फंक्शन करे, तो एनी पेरेंट विल सेंड द स्टूडेंट टू अ स्कूल वेयर देयर इज नो फी. ये इसकी ज़रूरत है. और जैसा कि 5th के बाद टेम्परेरी स्कूल्स है, जो प्रीवियस गवर्नमेंट स्टार्ट करी थी, वो बहुत अच्छा मॉडल है, बट वो डिस्ट्रिक्ट्स में इट्स वेरी सक्सेसफुल रेसिडेंशियल स्कूल. बट विद इन सिटी रेसिडेंशियल स्कूल्स लोगों के दिमाग में थोड़े बहुत इनिबिशंस है, और ख़ास तौर पे लड़कियों को नहीं भेजते हैं रेसिडेंशियल स्कूल्स में. सो द गवर्नमेंट कैन लुक एट ओपनिंग मोर सच डे स्कॉलर स्कूल्स,
देखिए स्कूल्स का यह है कि हमारा जो सर्वे है, हम जो स्टॉक लिए कि आज लास्ट 10-20 साल पुराने जो बिल्डिंग्स में स्कूल्स कायम हुए वही अभी भी वही है, कोई नया इजाफा नहीं हुआ। तो यहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और ये अगर इसमें कुछ रिफॉर्म हुआ, कुछ चेंज हुआ तो पब्लिक का बहुत फ़ायदा होने वाला है। एजुकेशन और बच्चों की तालीम की जब बात करते हैं तो ड्रॉप आउट्स भी एक बड़ा मसला है मुस्लिम कम्युनिटी का, इस पर क्या है आपका एनालिसिस? देखिए ये भी हम सर्वे करें और हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि 11 to 12% ड्रॉप आउट रेट है, एंड द प्राइम रीज़न फॉर ड्रॉप आउट इज एफोर्डेबिलिटी। एक घर में जब when they are not able to take out money to pay the fee, 700, 800, 1000 रुपये महीने के बच्चे को नहीं दे सक रहे हैं, तो वो लोगों को इमीडिएट क्या है कि काम पे लगा दो। दूसरा क्या है, घर के हालात कर्जों में आ गए, कमाने वाला बीमार हो गया। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, जो सब में बड़ा बच्चा है 12 साल का 13 साल का, उसको काम पे डाल देते। तो ये हालात के हिसाब से ड्रॉप आउट्स अपने पास 10-11% है। आपकी रिपोर्ट में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट जो हमने बात की है वो मल्टी सेक्टोरल ज़कात सिस्टम का आपने बात की, तो व्हाट इज इट? और पर्टिकुलरली क्योंकि मंथ ऑफ रमज़ान बहुत सारी ज़कात निकलती है, बहुत सारे डिबेट्स भी हुए हैं, इस पर डिस्कशंस भी हुए हैं कि 1000 करोड़ की ज़कात है, 500 करोड़ की ज़कात है फ्रॉम द सिटी, एंड दैट इज गोइंग टू चेंज द स्टेटस ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी, बट कभी होता नहीं ऐसा, एंड इट सीम्स कि हम उसी साइकिल में जो है गोल गोल घूम रहे हैं, लाइक अ गिना। सो इसका क्या एनालिसिस है, एंड व्हाट कैन बी डन अबाउट? या सी आवर एनालिसिस इज फर्स्टली ज़कात वो लेवल पर नहीं है। हमारा मानना ये है कि वी सी अराउंड 100 ± 10 crores ऑफ ज़कात फ्लोइंग इनटू द मार्केट, हैदराबाद मार्केट। रमज़ान की जो मार्केट है वो 5-10 गुना बढ़ी है ज़कात से। अगर 100 करोड़ की ज़कात हैदराबाद में आ रही है तो 500 करोड़ या 800 करोड़ की मार्केट है, जिसमें आपको खाना, क्लोथिंग, परचेसिंग, ईद वगैरह सब होती है। दैट्स वन। नंबर 2 इज दैट हाउ शुड ज़कात बी डायरेक्टेड, बिकॉज हर साल ये सवाल उठता कि लोग सवाल उठाते हैं कि भाई कहाँ जा रही ज़कात, हालात बदल रही क्यों नहीं। देखिए इसके लिए बहुत ज़रूरी, जैसा अपन बात करें अभी, कि बुनियादी जो चीज़ है, फंडामेंटल जो चीज़ें हैं उस पर फोकस की ज़रूरत है, और लॉन्ग टर्म इम्पैक्टफुल चीज़ों की ज़रूरत है। आप ज़कात देंगे, राशन किट्स देंगे, किसी को हेल्प करेंगे, वो बहुत अच्छा है, मगर उससे कोई तब्दीली आने वाली नहीं है। तब्दीली जब आएंगी आप जब कोर इश्यूज़ को आप टैकल करेंगे। हाँ, और जैसा कि आप एम्प्लॉयमेंट है ना, आप स्किलिंग है, और एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, इस तमाम चीज़ों पे फोकस कर अगर लॉन्ग टर्म इसमें आप इन्वेस्ट करें, और सिर्फ कम्युनिटी की जिम्मेदारी नहीं है, इसमें समाज की भी जिम्मेदारी है, पब्लिक जो ले रही है उनकी भी कुछ जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट की भी कुछ है। तो ये जब तीनों फैक्टर्स जब एक साथ एक डायरेक्शन में आए तो तब कुछ हालात बदलने के चांस रहते हैं। तो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए जैसा आप बता रहे हैं कि ज़कात का इस्तेमाल सही डायरेक्शन में अगर हो तो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी मिल सकती है, तो हैज एनी एफर्ट्स बीन मेड हेल्पिंग हैंड की तरफ से, एनी इनिशिएटिव्स दैट यू कैन मेंशन? जो हमारा, देखिए यही हम सर्वे जो इससे करते हैं कि जो गैप्स है सिस्टम में, स्पेशली हेल्थ में, एजुकेशन में, सोशल सेक्टर में, उसको हमारे लेवल पे हम एड्रेस। हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास स्केल नहीं है। हम जो काम कर सकते, गवर्नमेंट जो काम कर सकती है हम नहीं कर सकते। हमारे पास इंटेंशन है, एग्जीक्यूशन की स्किल है, बट वो हमारे पास फाइनेंशियल मसल कोई एनजीओ के पास या कोई सिविल सोसाइटी के पास नहीं होता है। तो व्हाट वी डू इन आवर लिमिटेड कैपेसिटीज, जो गैप्स है उसको, अब आप जैसा पता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हमारे हेल्प डेस्क, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हम लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दैट इज़ अ वेरी सस्टेनेबल एंड स्केलेबल मॉडल। अगर मेरे पास 1000 लोग भी आगे खड़ के बोले कि मेरे को इलाज कराना है, आई कैन कनेक्ट देम टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड गेट देम ट्रीटेड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, बट आई कैन नॉट अरेंज फॉर 1000 पीपल resources to fund their treatment in private hospitals. So we are looking at this kind of sustainable models in healthcare and education so that we can operate at a larger level and do justice. मेडिकल क्लिनिक्स का भी आपने काम किया था मसाजिद में, और वो भी एक कैंपेन बहुत चला, तो इसका क्या इम्पैक्ट रहा? हैज इट बीन एबल टू मेक एनी चेंज और डिफरेंस इन दी? Yes, yeah, it had made a very significant impact. We work with our partners like SEED and AMPI, और हमारे पास ये साल हम लोग 5,50,000 पेशेंट्स को फ्री ट्रीटमेंट दिए। प्राइमरी केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दी ओवरऑल हेल्थ केयर पर्सपेक्टिव। प्राइमरी केयर हैज़ टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। प्राइमरी केयर अगर आपका स्ट्रॉन्ग रहा, कोई भी कंट्री में प्राइमरी केयर स्ट्रॉन्ग हो रहा
तो वहाँ आवाम को फ़ायदा होता। यू कैच द डिजीज़ अर्ली, यू ट्रीट द डिजीज़ अर्ली, यू डोंट गेट इनटू कॉम्प्लिकेशंस। तो हमारा मानना ये है कि 5-5.5 लाख लोगों को हमने सर्विस दी, इनकी हम तकरीबन 50 करोड़ रुपये बचाए, इसलिए कि ये लोग अगर प्राइवेट में जाके ट्रीटमेंट कराते दे वुड हैव स्पेंड दैट मनी। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सर्विस इन आवर पोर्टफोलियो। 18 साल से जो आप काम कर रहे हैं, राइट, और बहुत सारे डिवर्स एरियाज में आपने काम किया, एंड क्या आपको लगता है कि एनी इमीडिएट पॉलिसी चेंजेस हैज टू बी मेड फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, या कोई इमीडिएट इंटरवेंशंस हो पॉलिसी के लेवल पे या गवर्नमेंट के लेवल पे दैट कैन चेंज दिस डायनामिक? So we are talking about minorities. We are talking about minority welfare. Minority welfare या minorities के हद तक structural reforms की ज़रूरत है। And I'm sure the government knows about this. As I said again, the focus has to be on reforms in education, reforms in healthcare, reforms in skilling and these kind of things. So government का बहुत बड़ा रोल है इसमें. If government makes constitutionally जो rights है पब्लिक के, लाइक यू नो फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर, इस पे अगर फोकस कर कर हमारे को और स्कूल्स कायम करे, कॉलेजेस, एंड देन प्रोवाइड यू नो बेटर हेल्थ सर्विसेज, हैव मोर हेल्थ सेंटर्स, प्राइमरी सेंटर्स, बस्ती दवाखाने, improve the services in the government hospitals, this will do a lot good. स्टेबिलिटी जो बोलो ना यहाँ ही आती है। जब एक आम आदमी जो रोज़ की मारामारी करता, उसको दवा के लिए, पढ़ाई के लिए अगर खर्चा करना नहीं है तो मेजर चीज़ों का खर्चा जेब से बचता, और वो did not borrow money। आज हो रहा है ये कि दोनों प्राइवेट में जाके लोग लेते, इसलिए गवर्नमेंट सर्विसेज आर नॉट अप टू पावर, एंड एट मोस्ट टाइम्स दे हैव टू बोरो, एंड दे बोरो, दे फॉल इनटू डेट्स, वो कर्जे फेरने में आधी जिंदगी निकल जाती है। तो फाइनेंशियल एड की तो हम बात कर रहे हैं, एजुकेशन, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में गवर्नमेंट पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करे और इससे ये सब चीजें बेहतर हो, लेकिन बियॉन्ड फाइनेंशियल एड, what is the shift in mindset that we need to break this cycle? That's very important. See, we've spoken about the role of community, the role of civil society, the role of government. Most important role is of the public. ये जो बेनिफिशरीज है, हमारी जो कौम है, ख़ास तौर पे ये जो तबका है, यहाँ बहुत माइंड सेट चेंज की ज़रूरत है। They need to be more hardworking. They need to be seeking jobs, opportunities. They need to be sharper. They need to be smarter. समझ रहे हैं? तो यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हमारे पास क्या है कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं है, फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है। कल्चरली वी आर इंक्लाइंड टू यू नो स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी on events, especially शादी, and then lot of rituals, and savings as a result are low. तो रोज से कमाने वाले के लिए savings is the insurance. I mean that is the cushion, that is something which he has to lean on. ये बिल्कुल जीरो है। तो ये जो माइंडसेट चेंज है, मेहनत करने का, कमाने का, हिजरत करने का, सेविंग्स करने का, इसकी सख्त ज़रूरत है। अगर ये चेंज नहीं आया, आप कितनी भी वेलफेयर करिए, कितनी भी एड दीजिए, कितने भी ज़कात दीजिए, ग्राउंड रियलिटी चेंज होने के चांसेस बहुत कम है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप जो जज्बा रखते हैं और जो पैगाम देना चाहते हैं पब्लिक तक वो पहुंचे, और लोग समझे कि एम्प्लॉयमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है, और इस पर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें। आने वाले दिनों में हो सकता है कि हेल्थ केयर और एजुकेशन का जो क्राइसिस है, पर्टिकुलरली बॉटम ऑफ द पिरामिड जैसा आपने कहा, कि हम उससे बाहर आ सकें। एंड वी विश यू एंड योर टीम ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दैट। थैंक यू सो मच।